हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आप सबका अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अंदर स्वागत है। देखो स्टूडेंट्स, संडे तो चला गया, आ गया भाई मंडे। मंडे से सबकी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से आपकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। देखो बाहर तो अभी माहौल ऐसा चल रहा है कोरोना की वजह से कि सारी चीज़ें अनसर्टेन है, सारी चीज़ें अनसर्टेन है, किसी को कुछ पता नहीं है। और एस्पेशली स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि इस साल भाई किस तरह की एग्ज़ाम्स रहेगी, पूरे साल हमें क्या करने का, कैसे पढ़ाई करने की, कब हमारी एग्ज़ाम्स होगी, आगे क्या। बोर्ड्स वालों को भी इतनी चिंता है, जो 12th वाले आपके सीनियर्स उनको भी इतना ही टेंशन रहता है कि हमारी एग्ज़ाम्स कैसे लेंगे ये लोग। कई बार ऐसे ही आती है न्यूज़ की MCQ ऐड किए जाएंगे अंदर, कोई बार ऐसा होता है कि 30% सिलेबस कट किया जाएगा, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है। बाहर सब कुछ अभी अनसर्टेन चल रहा है। उसका मतलब वैसा नहीं कि आप अपनी डेली लाइफस्टाइल जो है उसे भी अनसर्टेन कर लो, ये बिल्कुल भी जस्टिसेबल नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, आप सबको आपकी जो भी नीड्स है, वॉन्ट्स है, उस हिसाब से आपको अपने टाइम टेबल्स बनाने पड़ेंगे। आपको अपने डेली शेड्यूल्स को फ्रेम करना पड़ेगा कि आप हर दिन कितने घंटे आप अपने स्टडी को एलोकेट करोगे, और स्टडीज़ के अंदर भी कौन से सब्जेक्ट्स को आप किस तरह का टाइमिंग अलॉट करोगे। यानी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो अगर वो आपकी उसमें एफिशिएंसी अच्छी है तो आप उसको थोड़ा कम टाइम दो, पर अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है जो आपके वीक है उसको ज़्यादा दो। तो आप अपने हिसाब से आपके स्टडी के जो भी टाइम्स है वो अलॉट करो, और अब अपने खुद से सब अलग अलग अपनी तरह से टाइम टेबल्स बनाओ, स्टडी शेड्यूल्स को फिक्स करो और अपना एक रेगुलरिटी बना दो। और वो आपको उसके साथ चिपक के रहना पड़ेगा, स्टिक टू इट, ठीक है, कि भाई हाँ आज मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको अपने खुद के ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये आपका आज का काम है कि आप सब लोग क्या करोगे। सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाओ, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है उसके बारे में सोचो। हाँ, अभी स्टार्टिंग में शायद आपको पता नहीं चल पाएगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे है या नहीं है, मैं कहाँ पे अच्छे से और परफॉर्मेंस ज़्यादा दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, पर फिर भी थोड़ा कुछ आइडिया आ गया होगा। तो इस हिसाब से अपने स्टडी टेबल्स बनाओ और भाई मेहनत करो, काम करना स्टार्ट करो। वैसे अभी तो आप लोगों को कोई ऐसी टेंशन ही नहीं होगी क्योंकि स्कूल में छुट्टियाँ चल रही है कि स्कूल में जाना है, होमवर्क करना है, टेस्ट देने हैं। ये चलो ये सारी चीज़ों को तो साइड में करते कि ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर हमें हमारे बारे में सोचना है। अगर आपके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उसका मीनिंग वो नहीं कि हम भी हमारे खुद के बारे में सोचना छोड़ते। ये चीज़ हो सकती नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने खुद के टाइम टेबल्स बनाओ और हमें हमारे खुद के बारे में सोचना है, थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। चलो तो स्टूडेंट्स आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। बुक के अंदर पेज नंबर 6 निकाल दो। हम आए हैं कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे। देखो हमने ये तीनों के बारे में सेपरेटली तो पढ़ लिया, तो अब बारी है कंपैरिजन की। यानी ये तीनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं और डिफरेंसेस कौन से। तो पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क यानी क्या, कि ये तीनों के अंदर किस तरह का काम इंक्लूडेड है वो। तो सोचो बिजनेस के अंदर किस तरह का काम किया जाता है। तो बिजनेस किए जाते गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को। और गुड्स एंड सर्विसेज यानी क्या, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजनेसमैन है, वो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का बिज़नेस करता है, तो वो मोटरसाइकिल्स बेचता नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल्स को रिपेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये उसके लिए हो गया सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस। पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो मोटरसाइकिल्स बेचता है, तो ये क्या हो गया कि उसने गुड्स प्रोवाइड किए। तो ये दो डिफरेंट है कि गुड्स प्रोवाइड करना एंड सर्विस प्रोवाइड करना।
तो चलो बिजनेस के अंदर देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को इन एक्सचेंज ऑफ मनी, सामने पैसा कमाते हैं। फिर प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज आर रेंडर्ड विथ डिस्क्रेशन इन रिटर्न ऑफ फीस। डिस्क्रेशन का मीनिंग लिखना हो तो लिख दो कि एम, विद द एम इन रिटर्न ऑफ फीस। यानी प्रोफेशनल्स जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनका मेन गोल होता है फीस कमाना, और वो जनरली 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक तो पर्सनल सर्विसेज, दूसरा बिजनेस सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज यानी क्या, तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने अपना क्लिनिक जो खोला है उसके अंदर पेशेंट आया और डॉक्टर ने उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड की, तो ये हो गया पर्सनल सर्विस। पर अगर डॉक्टर कैंप लगवाता है और उसके कैंप में पेशेंट्स आते हैं अपना इलाज करवाने और डॉक्टर वो पेशेंट्स को कंसल्ट करता है बिजनेस पर्पस के नज़रिए से, तो वो हो जाता है बिजनेस सर्विसेज में, कि उसने अपने बिजनेस पर्पस से कैंप लगवाया था और तब पेशेंट्स उसके अंदर आए हैं और ट्रीटमेंट लेके गए, तो ये क्या हो गया बिजनेस सर्विसेज। पर अगर उसके डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर का जो भी हॉस्पिटल है उधर पेशेंट्स आते हैं पर्सनली अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए और डॉक्टर तब उसको पर्सनल कंसल्ट करता है, तो ये आ जाता है पर्सनल सर्विसेज में। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज के। फिर थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब, कोई पर्सन जॉब करता है और वो जॉब किस तरह से करता है, तो जब 2 पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो फाइल किया जाता है उस हिसाब से वो बंदा जॉब करता है और उसको वो जो भी रूल्स होते हैं वो सब कुछ उसको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर देखो सेकंड, क्वालिफिकेशंस। बिजनेस के अंदर नो क्वालिफिकेशन इज़ एसेंशियल। बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अनपढ़ होते हैं फिर भी करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो बिजनेस में कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। फिर दूसरा, प्रोफेशन के अंदर तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज आर एसेंशियल। पर प्रोफेशन के अंदर आपको पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसे सीए बनना है तो वो सीए तभी बनेगा जब उसने वो सीए की सारी एग्ज़ाम्स क्रैक की होगी। फिर दूसरा, जब भी इंटर सीए आपका फिनिश होता है उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, यानी कोई भी सीए की ऑफिस के अंदर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो आपको वो ट्रेनिंग भी ली हुई होनी चाहिए और वो चीज़ का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर आपके हाथ बैठ जाना चाहिए, यानी आपका उसके अंदर एक्सपर्टाइज नॉलेज आ जाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है कोई भी प्रोफेशनल को। फिर देखो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब। जॉब के अंदर क्या होता है कि आप किस तरह की जॉब करने चाहते हो उस टाइप का आपका क्वालिफिकेशन वो लोग मांगेंगे। यानी अगर आप प्यून की नौकरी के बारे में सोच रहे हो तो आप 12th पास होंगे तो चलता है, पर अगर आप टीचर की जॉब करने के लिए चाहते हो और आप बोलोगे कि भाई मैं तो 12th पास हूँ, तो कोई आपको जॉब नहीं देगा। तब आपका क्वालिफ़िकेशन क्या वो लोग मांगेंगे कि भाई आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी किया हुआ है, तभी आपको टीचर की जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। फिर थर्ड, रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस के अंदर आपको रिटर्न क्या मिलता है, रिवॉर्ड क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, तो रिटर्न इज कॉल्ड फीस मिलती है बदले में। फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिटर्न इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी पर्सन अगर जॉब करता है कहीं पे तो उसको सैलरी मिलती है, और अगर कोई मजदूर है कहीं पे मजदूरी करने जाता है तो उसको वेजेस मिलते हैं। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। अब कैपिटल जो होता है वो टाइप ऑफ बिजनेस और उसके नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कोई पर्सन किस तरह का बिजनेस करने का सोच रहा है उसके ऊपर उसकी कैपिटल डिसाइड की जाती है। यानी मान लो कि कोई पर्सन है, उसे बड़ा सा रिसोर्ट बनाना है, उसे बड़ा सा वाटर पार्क बनाना है,
जैसे ब्लीज जैसा, तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। पर अगर कोई पर्सन है जिसको छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोलनी है तो उधर उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस और उसका नेचर। फिर देखो, प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। प्रोफेशन में क्या होता है, जनरली जब आप कोई भी न्यू एस्टेब्लिशमेंट करते हो तभी आपकी थोड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई लॉयर है, अगर वो लॉयर बन गया तो तब वो अपनी ऑफिस जब मतलब कि ओपन करेगा तब उसको उतना ऑफिस रिलेटेड उसको इन्वेस्टमेंट करने का होता है। कोई डॉक्टर है तो वो स्टार्टिंग में अपनी हॉस्पिटल का मतलब कि इनॉग्रेशन करता है, तब उसको थोड़ा कैपिटल लगाना पड़ता है। तो जनरली प्रोफेशन के अंदर स्टार्टिंग में ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो लिमिटेड होता है कुछ हद तक। फिर देखो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पर्सन किसी और की जगह पे काम करने जाता है, तो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती नहीं है। फिर फिफ्थ, रिस्क। बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ लॉस रिमेन इन बिजनेस। हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसमें भी हमने अनसर्टेनिटी और रिस्क के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो होती ही होती है। यानी अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता कि हर साल हमें 20 लाख का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया कम 1 रुपया ज़्यादा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता, फिक्स्ड होता ही नहीं है। तो प्रॉफिट कैसा होता है, अनसर्टेन होता है। फिर दूसरा, लॉस का डर तो हमेशा रहता है कि भाई कोई नेचुरल कैलामिटी, मैन मेड रिस्क, कोई भी तरह का रिस्क आ जाएगा तो हमारे धंधे का नुकसान होगा ही होगा। तो रिस्क का डर भी हमेशा रहता है। फिर प्रोफेशन, तो रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन फीस। प्रोफेशन के अंदर किस तरह का रिस्क होता है, तो भाई हमने सर्विस प्रोवाइड कर ली पर सामने से फीस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। कोई पर्सन ऐसे होते हैं झूठे, ठीक है, प्रामाणिक लोग नहीं होते, तो कई बार काम हो जाए अपना, उसके बाद फीस दिए बिना चले जाते हैं, भाग लेते हैं, तो ऐसे भी होता है। डॉक्टर के उधर कम होता है, क्योंकि डॉक्टर लोग पहले ही फ़ीस ले लेते हैं अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस, उसके बाद ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो डॉक्टर के उधर चांसेस कम होते हैं। पर ये चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, उधर ये सब कुछ होता है। अगर कोई लॉयर है, उसने अपने क्लाइंट का केस लड़ लिया, उसके बाद फीस नहीं दे गया, जैसे सब कुछ होता है रियल लाइफ में। फिर देखो, एम्प्लॉयमेंट, लेस रिस्क रिमीन्स एज रेगुलर फिक्स सैलरीज रिसिव्ड। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको रेगुलर आपकी सैलरी आपको फिक्स डेट पे मिल ही जाती है। फिर देखो, सिक्स्थ, कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, यानी एम्प्लॉयमेंट में देखो, हाँ, एम्प्लॉयमेंट के अंदर लेस रिस्क है, वैसा नहीं है कि रिस्क है ही नहीं। कई बार लोग है ना मुकर भी जाते हैं, यानी बात से पलट भी जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपने सिर्फ ओरली डिसाइड किया है, सिर्फ बात से ही, मुंह से ही सिर्फ आपने डिसाइड किया है दो पार्टीज़ के बीच में कि भाई मैं आपको हर महीने की ये तारीख को पगार दे दूँगा, ठीक है, ओरली अगर आपके दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी पलट जाएगी। पर अगर रिटर्न में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रिटर्न में आपकी एग्रीमेंट हुई है, तो इसके चांसेस कम है, तो इसीलिए उसको कहा है कि वो लेस रिस्की है। फिर सिक्स्थ में देखो, कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस के अंदर लीगल प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड। बिजनेस के अंदर ऐसे कई लॉज होते हैं, कई ऐसे कानूनी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जो कंपलसरी भी है। जैसे टैक्स पे करना, तो टैक्स पे करना हर साल वो कंपलसरी है। फिर आप इलीगल धंधा नहीं कर सकते, आपको लीगली चीज़ें करनी पड़ती है। फिर प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड एट प्रिस्क्राइब बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। फिर प्रोफेशन के अंदर क्या होता है,
जो अलग अलग प्रोफेशन के जो भी एसोसिएशंस होते हैं उन सब के अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो फ्रेम किए गए होते हैं इंस्टीट्यूशन ने। वो हर एक प्रोफेशन को अपने खुद के एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर उन्होंने उस तरह से फॉलो नहीं किया तो उनको पेनल्टी चार्ज होती है या तो उनका लाइसेंस, कुछ भी उनको पनिशमेंट मिल सकती है। फिर देखो एम्प्लॉयमेंट के अंदर रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट आर टू बी फॉलोड। वही चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त दो पार्टीज़ के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुई होती है उस हिसाब से आपको फॉलो करने का बनता है। जो भी रूल्स डिसाइड किए गए होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि ऐसी कई कंपनीज़ होती है जिसमें ऐसे रूल्स होते हैं कि आप इतने दिन से ज़्यादा छुट्टियां नहीं लगा सकते पूरे साल के अंदर, तो वो रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर दूसरा कि आप चालू काम में यानी जब आपका काम चल रहा होता है तब आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स है तो वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। 7th, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ पॉसिबल। बिजनेस के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पॉसिबल है। अब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप यानी क्या? तो मालिकी को ट्रांसफ़र करना, उसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। यानी बिज़नेस के अंदर आपने देखा होगा कि बाप दादा का बिज़नेस होता है तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है अपने बेटे को, फिर वो बेटा जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद उसके बेटे को। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ बिज़नेस और ऑनरशिप ये चलता रहता है बिज़नेस के अंदर। ये चीज़ प्रोफेशन के अंदर पॉसिबल नहीं होती। क्यों प्रोफेशन के अंदर पॉसिबल नहीं होती? क्योंकि प्रोफेशन के अंदर स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल होना ज़रूरी होता है। जैसे डॉक्टर है तो उसने अपनी जो भी एग्ज़ाम्स होती है वो उसने क्रैक की हुई होती है, तब वो डॉक्टर बनता है। उसने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया होता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है और कोई पेशेंट को वो सर्जरी करता है। पर अगर उसका बेटा है जो पढ़ा है इंजीनियर का, ठीक है, और फिर अगर वो चाहे कि नहीं मैं तो भाई मेरे फादर की हॉस्पिटल बहुत अच्छी चलती है तो मैं तो उधर ही काम करूँगा, तो वैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो थोड़ी ना कोई पेशेंट की सर्जरी करेगा, तो इधर वो चीज़ लागू होती नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। पर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पॉसिबल है कहाँ? तो बिज़नेस के अंदर, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बाप दादा का धंधा है तो वो उसका बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा, तो ये चेन चलती रहती है। फिर देखो एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप। एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो इसका कोई नामो निशान ही नहीं होता। तो इधर कंपैरिजन ख़त्म हो गई बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। अब बारी है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ के कौन से टाइप्स है। तो फर्स्ट है ट्रेड, दूसरा है कॉमर्स एंड तीसरा इंडस्ट्री। तो ये तीनों को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। तो चलो 1.8 है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट वन ट्रेड, सेकंड कॉमर्स एंड थर्ड इंडस्ट्री। तो अब ट्रेड क्या है उसको हम देखते हैं। ट्रेड यानी क्या? तो सिंपल शब्दों में ट्रेड यानी व्यापार। आपने ऐसी कई पुरानी फिल्म्स में देखा होगा, ऐसे कई सीन्स देखे होंगे कि जहाँ पे 2 पार्टी होती है, 2 लोग होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कोई एक पर्सन है वो कुछ देता है, उसके सामने दूसरा पर्सन भी उसे कुछ देता है, पैसे नहीं देता, कोई चीज़ ही देता है। जैसे समझ लो कि 2 राजा हैं। एक राजा है वो अपने राज्य में अच्छे स्पाइसेस होते हैं जैसे कि सेफ्रॉन, इलायची, हल्दी, मिर्ची, ये सब कुछ सामने वाले राजा को देता है। तो सामने वाले राजा से वो लेता है हाथी, घोड़े, ऊंट वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज उसने किया गुड्स एंड कमोडिटीज़ का, ठीक है, पर उसने कोई पैसे नहीं लिए। इधर सिर्फ एक्सचेंज हुआ कमोडिटीज़ का। ये तब होता था जब पैसे थे ही नहीं, जब मनी जैसा कोई नामो निशान ही नहीं था। पर अब जनरली मनी रिलेटेड ट्रेड होते हैं, यानी कोई पर्सन सेलर जो है वो हमें गुड्स बेचता है तो हम उसके सामने उसे देंगे पैसे, ठीक है। तो ट्रेड यानी सिंपल शब्दों में व्यापार जो 2 लोगों के बीच में किया जाता है और
पहले कैसे होता था, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अभी कोई भी ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उसका मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि एक पर्सन है, वो सामने वाले पर्सन से बल्ब खरीद रहा है और उसको सामने क्या दे रहा है, तो मनी। यानी उसने क्या किया, मनी एक्सचेंज किए और सामने से उसको मिला बल्ब, यानी कमोडिटी उसको मिला। उसी तरह से इधर क्या है, कोई एक पर्सन है, बर्गर दे रहा है, बर्गर बेच रहा है, और दूसरा पर्सन है, उसे सामने क्या दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा, वो भी कोई चीज़ ही प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ऑरेंज। ये दूसरा एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, उसे बैग दे रहा है, तो दूसरा पर्सन उसे पैसे नहीं दे रहा, बल्कि उसे पेयर ऑफ शूज़ दे रहा है। तो इधर क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो मैंने आपको हाइलाइट्स दे दी ट्रेड के बारे में। ट्रेड के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या होता है। अब उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो मीनिंग, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। देखो दो तरह से, एक फर्स्ट में क्या किया कि एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस, कॉमोडिटी और सर्विस प्रोवाइड किए, उसके रिटर्न में भी कॉमोडिटी और सर्विस ही लिए। दूसरा में क्या है, दूसरे एग्जांपल में कि एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। इधर क्या किया, दूसरी तरह से किस तरह से ट्रेड होता है, तो एक्सचेंज करो कॉमोडिटी और सर्विस पर रिटर्न में लो मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड हमेशा दो लोगों के बीच में होता है और हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो प्रायोरिटी में रखा जाता है। एग्जाम्पल, when you purchase a book from a shopkeeper, you pay money against the purchase of the book. Here the exchange of commodity is done in return of money. अगर कोई पर्सन है, वो दुकानदार से एक किताब खरीदता है और सामने देता है मनी, तो उसने क्या किया, मनी एक्सचेंज किए और बदले में उसको क्या मिला, एक कमोडिटी इन फॉर्म ऑफ बुक। फिर सेकेंड है, व्हेन यू परचेज बस टिकट एंड ट्रैवल बाय बस यू गेट एक्सचेंज ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी पेड। पर अगर आपने पैसे देकर टिकट खरीदी, बस टिकट, तो उससे आपको क्या मिलेगा, सामने कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपको मिलेगी सर्विस, आपको सुविधा मिलेगी, आपको फैसिलिटी मिलेगी। किस तरह की फैसिलिटी, तो बस सर्विस की फैसिलिटी। इधर आपको सर्विस मिलेगी, ना तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा, कोई कॉमोडिटी, या तो कोई आपको कोई चीज़ वस्तु आपको नहीं मिलने वाली, कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगी। इधर आपको मिला सर्विस। फिर देखो ट्रेड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें फर्स्ट वन, ट्रेड इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये ऑब्वियस है कि ट्रेड किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, और बिजनेस कौन सी चीज़ का पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो ट्रेड भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगा। तो ट्रेड इसीलिए है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, देयर आर टू पार्टीज इन ट्रेड, परचेसर एंड सेलर। ट्रेड के अंदर दो पार्टीज़ होती है, एक साइड पे परचेसर होता है, दूसरी साइड पे सेलर। ठीक है, एक खरीदनार होता है, एक बेचने वाला होता है। थर्ड, एक्सचेंज इज़ एसेंशियल इन ट्रेड। ट्रेड के अंदर एक्सचेंज करना ज़रूरी है। देखो इधर एसेंशियल का स्पेलिंग रॉन्ग है, ESSENTIAL होना चाहिए, आई नहीं। एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, कोई ना कोई चीज़ का तो इधर एक्सचेंज होता ही होता है। फोर्थ, इन ट्रेड ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। ट्रेड के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की मालिकी जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे समझ लो, आप कोई दुकान से कोई चीज़ खरीद के लाए, जैसे कि शैम्पू की बॉटल खरीदी, तो वो शैम्पू की बॉटल फिर आपकी कहलाएगी, ना कि वो दुकानदार की। उस पर फिर आपका हक बनेगा, क्योंकि आपने पैसे देके वो खरीद लिया है। फिफ्थ, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इधर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। कोई चीज़ आप खरीदते हो तो उसके बदले में आप क्या करोगे, पैसे दोगे या तो कोई चीज़ उसको दे दोगे। सिक्स्थ, ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। देखो ट्रेड
हमेशा कंटिन्यूस एक्टिविटी होना चाहिए, ना कि कोई 1-2 दिन की बात। यानी अगर मैं हूँ, मेरे घर पे न्यूज़पेपर्स की रद्दी है, भंगार है, कोई चीज़ का भंगार है, वेस्ट मटेरियल है प्लास्टिक का, तो ये सारी चीज़ें मैंने बेची और उससे मैंने कमाए पैसे। तो इधर भी 2 लोग तो हैं, मैंने किसी को तो बेचा है, कोई ख़रीदनार भी है, तो 2 पार्टी हो गए। इधर एक्सचेंज भी हो गया, ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर्स बेचे हैं, सामने मुझे पैसे मिले हैं, तो इधर एक्सचेंज तो हुआ। तो क्या इसे हम ट्रेड कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ ये काम नहीं करती, ये महीने में मैं 1-2 बार ही करती हूँ, इसीलिए ये मेरे ट्रेड नहीं है, मैं कोई व्यापार नहीं करती। तो ट्रेड हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, जो आप रेगुलर फॉर्म में करते होने चाहिए। 7th, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज़ डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो हमेशा मनी से मेज़र किए जाते हैं। यानी कोई भी चीज़ है तो उसकी फिक्स्ड प्राइसेस होती है। कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे तो उसकी प्राइसेस होती है, फिक्स्ड होती है। कोई सर्विस लेने जाओगे फिर भी उसकी प्राइसेस होती है, जैसे कि बस सर्विसेज, तो उसकी टिकट्स पे उसके रेट फिक्स्ड होते हैं। कोई भी चीज़ है, ये गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमेशा हम मनी से उसको मेज़र करते हैं। जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर में या तो कोई सैलून में बाल कटवाने जाते हो, तो वो सर्विसेज के भी पैसे डिसाइडेड होते हैं। हर एक चीज़ों की प्राइसिंग की गई होती है। 8, ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी। ट्रेड कैसा होता है? तो एक लीगल एक्टिविटी होता है, यानी ट्रेड कोई इलीगल चीज़ का होना नहीं चाहिए, वो लीगल ही होना चाहिए, इसीलिए ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी। हाँ, तो आज इधर तक रखते हैं। नेक्स्ट से हम टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो खुश रहो, इस तरह से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो।